आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय परिवार के शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और प्यारे विद्यार्थीगण, सर्वप्रथम आप सबको आज इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने इस दिन को देखने के लिए हम सबको आज ये अवसर दिया। वो आज मैं उनको भी याद करना चाहता हूँ जो आज़ाद हिंद फौज के जो सेनानी थे, जिन्होंने लगातार लड़ाई लड़ते हुए हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए हमेशा आगे रहे। और उसी क्रम में मैं उनको भी याद करता हूँ, उनको भी नमन करता हूँ जो उन्होंने इस पूरी लड़ाई में अपने शरीर के अंगों को खोया, उसके बाद भी अपने जज्बातों को रखते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और आगे भी देश की सेवा करते रहे। मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनका चरण वंदन करता हूँ। आज का दिन हम सबके लिए उत्सव का है, पर इसी के साथ साथ हमें आत्मविश्लेषण भी करना होगा। आखिर हम इतने समय तक क्यों गुलाम रहे, इस पे मंथन और चिंतन करना पड़ेगा और इतिहास से हमको कुछ सबक भी लेना चाहिए। उसके बारे में हमको मंथन करते हुए कैसे हमारे आगे के भविष्य के रास्ते अच्छे हों, उस पर विचार करते हुए थोड़ा सा मंथन जरूर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो वर्तमान है, बिना वर्तमान के अतीत गतिहीन होता है और बिना अतीत के वर्तमान दिशाहीन होता है। और इस क्रम में मुझे लगता है कि कुछ घटनाओं को हमको जरूर आज के दिन याद करना चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए। बहुत 12वीं सदी के बारे में जब हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान साहब का नाम आता है। बहुत बड़े योद्धा थे, 17 बार उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया, पर अंत में पराजय हुई। और वो भी क्यों? अपने ही लोगों द्वारा। आप सब जानते हैं जयचंद जी के बारे में। वैसे ही उसी क्रम से मुझे लगता है कि वही एक ऐसा समय था जब हमको बाहर के आक्रांताओं ने घेरना शुरू कर दिया और उसके आतंकों से हम सब परेशान होते चले गए। और वही एक रास्ता हमारी गुलामी का शुरू हुआ। उसके बाद एक कालखंड बीता 700 वर्ष का लगभग, और फिर 17वीं शताब्दी में जो 1757 के आसपास एक और लड़ाई के बारे में हम सबको ध्यान रखना चाहिए, जो पलासी का युद्ध था। उसमें रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ छोटे से सैनिकों को लेके और बंगाल में जो पलासी स्थान है, जिसके नाम से पलासी युद्ध फेमस है, वहाँ पे मुर्शिदाबाद में ये बंगाल में स्थान है, वहाँ के लिए उसने एक लड़ाई लगी। और कौन सा राजा थे? सिराजुद्दौला। 50,000 से ज़्यादा उनकी फौज थी और ये कुछ हैंडसम ऑफ पीपल, 3-4 हज़ार से ज़्यादा सैनिक नहीं रहे होंगे उनके। मगर उस लड़ाई को भी हम हारे। और हारे क्यों? आप सब जानते हैं किसके बारे में, मीर जाफर। इस लड़ाई का भी अंत ये हुआ कि हमको अंग्रेजों के अधीन होना पड़ा और यही क्रमशः आगे चल के हमारे पर राज करते रहे। और फिर जाके एक और घटना है जिसके बारे में हम सबको विचार करना चाहिए। एक जब अंग्रेजी शासन चल रहा था तो 1905 में बंग आंदोलन, उसको बोलते हैं बंग भंग, जो लॉर्ड कर्जन था उसने बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया और इसको लेके पूरे देश में एक आंदोलन छिड़ा। सब लोग मिलके इस विभाजन के विरुद्ध लगे और अंततः 6 साल के अंतराल के बाद 1912 में अब ये जो बंग भंग आंदोलन था, उसको सरकार को, जो बंगाल विभाजन का जो उनका अध्यादेश था, उसको वापस करना पड़ा और पुनः बंगाल एक हुआ। मगर यही
1912 में ये घटना होती है, मगर 1947 में हमारा देश विभाजन की तरफ बढ़ जाता है और आज जो हमको स्वतंत्रता मिली है उसी कीमत पे मिली है। अब इतने सालों के अंतराल में ये क्या ऐसा परिवर्तन हुआ जिस आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को हमारे देशवासियों ने झुका दिया था, मगर वही कुछ दिनों बाद देश विभाजित हो जाता है। इस पर हमको सोचना चाहिए। जब हम अलग अलग होते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर आगे बढ़ते हैं, मनभेद में बदल जाता है। ईर्ष्या, स्वार्थ, मद, मोह, अहंकार जब ये हमारे बीच में आने लगता है तो बाहरी ताकतें हमको विभाजित करके और हम पे राज करना चाहती है। और उसके क्रम में अगर हम देखें तो आज भी वैसी स्थिति का निर्माण हो रहा है। हमको इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। हम हजारों वर्षों तक गुलाम रहे, फिर भी आज भी हम खड़े हैं। और ऐसे आप सब जानते होंगे, इकबाल का एक बहुत बढ़िया सबके मन में वो चलता है, यूनान ओ मिस्र ओ रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर बाकी है नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो क्या बात थी जिसके कारण इतने दिनों तक गुलाम रहने के बावजूद भी हम खड़े रहे और आज हम एक सशक्त भारत के रूप में पूरे देश को, पूरे विश्व को लीड करने की क्षमता रखते हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में हम खड़े हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मुझे लगता है अगले कुछ वर्षों में हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े होंगे। मगर इसके पीछे क्या ऐसी मूल भाव था जिसके कारण हम इन सब झंझावातों को पार करते हुए आज खड़े हुए? उसमें हमारी मूल में हमारी संस्कृति है और उस संस्कृति के अधिष्ठान में हमारी जो सोच है वो व्यापक सोच जो है, जैसे वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, सर्वे भवन्तु सुखिनः की मंगल कामना, एकत्व से समत्व की यात्रा, जो आध्यात्मिक यात्रा है, ये हमारी संस्कृति का अंग है। वेस्ट से समष्टि की दृष्टि, यही हमारे सनातन परंपरा की जो संस्कृति है उसका अंग है। और ये सब जो हम भाव रखते हैं, ये सब में हम विश्व कल्याण के बारे में सोचते हैं, अपने कल्याण से हटके विश्व कल्याण के बारे में। जो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, अगर उनकी दृष्टि से कहें तो पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। और वही एक ऐसा हथियार हमारे पास था जिसके कारण इतने झंझावातों को देखते हुए हजारों साल गुलाम रहते हुए भी हम खड़े हुए और आज विश्व की सशक्त शक्ति के रूप में सामने आ रहे हैं। और उसके कारण में हमारे देश के सशक्त नेतृत्व है, उसका भी एक बहुत बड़ा भाग है, उसका भी बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि वो रोल है। तो ये हर साल हम मनाते रहेंगे, मगर उसके पीछे हमको ये देखना पड़ेगा कि कहीं हम ऐसे भविष्य में जो हम पहले अतीत में भोग चुके हैं, जो हम उसके कष्ट झेल चुके हैं, उसको पुनः न झेलना पड़े। और हम सबको इसके बारे में सतर्क रहना पड़ेगा। कोई भी बाहरी ताकत देश को सशक्त होने से हमेशा रोकती है। और जब देश सशक्त तभी हो सकता है जब हम विकसित भारत के जो संकल्पना है 2047 तक अपने देश को विकसित भारत के रूप में प्रतिस्थापित कर सकें और विश्व को लीड कर सकें। जैसे हम पहले थे, सनातन में ये कहा जाता था कि देश हमारा सोने की चिड़िया है और विश्व गुरु था, उसी तरह से हम पुनः अपने आप को प्रतिस्थापित कर सकें। ये संकल्प हम सबको, जितने भी हमारे यहाँ पे बंधु हैं, इन सब से मैं आग्रह करूंगा कि संकल्प के साथ आगे बढ़ें। और उस संकल्प में विश्वविद्यालय भी एक अपना एक यूनिट है और छोटी छोटी यूनिट से ही देश के निर्माण होते हैं। यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे, बाहर समाज में जाएंगे, जिस भाव को लेके जाएंगे उस भाव से ही समाज का निर्माण होगा। परिवार, समाज, राष्ट्र, ये तीनों आपस की एक यूनिट है जो आपस में जुड़ी हुई हैं और उसी के अंग में हमारा विश्वविद्यालय भी आता है। और मैं आप सबसे
मतलब मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भगवान ने अवसर दिया कि आप सबके बीच में आके आप सबकी सेवा कर सकूं, और अपनी सेवा के माध्यम से जैसा भी हो सकता है मैं प्रयास करूंगा कि ये विश्वविद्यालय भी देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में खड़ा हो सके। और उसकी पहल हम सब ने मिल के शुरू कर दी है। अभी मुझे आए 3 महीने हो रहे हैं, मगर इस बीच में इतने परिवर्तन हमारे शिक्षकों ने किया है, मुझे लगता है कि अगर यही गति चलती रही तो निश्चित रूप से हम देश में चुनिंदा विश्वविद्यालयों के में अपना स्थान बनाने में सफल होंगे। और उसके लिए हम सबको एक रहना पड़ेगा। मैं बस इसका एक ही मंत्र है, हम सब हाथ में हाथ डालकर चलें आगे, यही एक अपना मंत्र है। और देखिए अभी मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि 10 दिन के अंदर ही हमारे अध्यापकों ने मिलके जो पीजी के एनईपी के तहत जितने भी कोर्स का रिवीजन था सब कर डाला। एक बड़े सुखद अनुभव मुझे हुआ यहाँ आके कि इतने कम समय में हमने अपने सारे कोर्सेज का रिवीजन कर लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डिपार्टमेंट ऑफ योगा की स्थापना के लिए आगे बढ़ गए हम। डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक को सक्रिय कर रहे हैं और 10 नए कोर्सेज को हमने इस सेशन के लिए फ्लोट किया है। और सबसे अच्छी बात है, विद्यार्थी हमारे एचआई वाले विद्यार्थी कभी हमारे पास आते थे कि वो डिसली का एक प्रोग्राम है उसको चालू करने के लिए, और ईश्वर की कृपा से और आप सबकी शुभकामनाओं से आरसीआई ने 5 ऐसे कोर्सेज का अप्रूवल दे दिया जिसमें वो भी एक प्रोग्राम है, और उसके लिए भी हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण, जो शैक्षणिक दृष्टि से ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, और इसको हम आगे चलते रहेंगे। मुझे लगता है कि, और ऐसा नहीं है, विभागों ने अपने रोड मैप को तैयार कर रखा है। साल भर में हम क्या करेंगे, 3 साल में हम क्या करेंगे, और 5 साल की सारी योजनाएं हमारे विभागों ने बना रखी है। और मुझे लगता है कि इस पर हम सब जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम पे कोई रोक नहीं सकता पूरे देश में अपना स्थान बनाने में। यही नहीं, रिसर्च और डेवलपमेंट के दृष्टि से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं कुछ शिक्षकों को प्रोजेक्ट मिला है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं, जिससे वो अपने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो डिसेबिलिटी के क्षेत्र में, और उनके प्रोजेक्ट्स भी डिसेबिलिटी के क्षेत्र में ही हैं, उससे कुछ नई चीज़ें आ सकें, तो ये हमारे लिए एक गौरव का विषय होगा। और मैं सभी अध्यापकों से निवेदन भी करूंगा कि अपने अपने विषयों में निश्चित रूप से प्रोजेक्ट्स को बढ़ाएं, और उसके क्रम में हम लोगों ने R&D सेल एक स्थापित कर दिया है, उसके डायरेक्टर की भी नियुक्ति हो गई है। और मुझे लगता है जल्दी ही इस क्षेत्र में आपको सुगमता के साथ प्रोजेक्ट बैठने के लिए एक अवसर मिलेगा, उसको हम सब विश्वविद्यालय के स्तर पर करने के लिए तत्पर हैं। जहाँ तक हमारे स्टूडेंट्स के एडमिशन की बात है, मैं इसके पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में कुलपति था। यहाँ जब मेरी घोषणा हुई और यहाँ आने के बीच में लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय मुझे लगा, मगर उसी बीच में मैंने यहाँ के लोगों से आग्रह किया था, रजिस्ट्रार साहब से और जो उस समय के कुलपति के दायित्व में थे प्रोफेसर झा, कि आप ऐसा करिए कि CUT के माध्यम से भी अपने विद्यार्थियों को एडमिशन लीजिए। और इन लोगों ने मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए लास्ट दिन में ही अपने आप को उसके लिए तैयार किया और जो फ्लोट किया उसका ऑप्शन, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 700 एप्लीकेशन एक दिन के अंदर हमारे विश्वविद्यालय को मिली CUT के माध्यम से। और पूरे देश से अगर हमको यहाँ पे लोगों को लाना है और देश में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ानी है, अपनी विजिबिलिटी को बढ़ानी है, तो मुझे लगता है कि CUT के माध्यम से हम सबको अगले साल एडमिशन करना है। और हमारी एकेडमिक काउंसिल ने इस पर मुहर भी लगा दी है, और अगले साल से हम CUT के माध्यम से यहाँ एडमिशन लेने के लिए तत्पर होंगे। अभी नए बच्चे आ रहे हैं, मैं पुराने बच्चों से कहूँगा जो सीनियर हैं उन बच्चों का स्वागत करें और उनको रैगिंग के विनाश से, इस तरह की घटनाओं से रोकने का प्रयास करें। हमारे सीनियर उनकी रक्षा कर सकते हैं, उनके मार्गदर्शक हो सकते हैं, वही असली गुरु भी हैं।
क्योंकि जो सबसे क्लोजेस्ट व्यक्ति होता है वो अपना सीनियर होता है, और सीनियर का दायित्व है कि अपने जूनियर के भविष्य को सुधारते हुए, उसको सही दिशा दिखाते हुए उसको आगे बढ़ाना। और यही हम सबका कर्तव्य भी होगा कि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनका हम स्वागत करें हृदय से, उनको अच्छा स्थान दें और जो भी विश्वविद्यालय के लिए उचित हो ऐसी उनको दिशा प्रदान करें। हमारा विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत प्रगति कर रहा है। हमारे विद्यार्थी इंटरनेशनल इवेंट्स में अपने आप को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। वहाँ के इवेंट्स में बहुत ज़्यादा उन लोगों के मेडल्स भी आए हुए हैं, मेरे आने से पहले भी थे और इस बार भी हैं। और एक और अच्छी बात है कि इस बार जो पैरा ओलंपिक्स होने जा रहा है उसके टीम में भी हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, और उससे ये हमारा सौभाग्य है कि आज भारत सरकार ने जो नेशनल टीम है उसकी कोचिंग के लिए हमारे विश्वविद्यालय को खोले, मतलब सेलेक्ट किया। ये अपने आप में हम सबके लिए गौरव का विषय है कि भारत सरकार की तरफ से हमारे विश्वविद्यालय को नेशनल टीम की जो पैरा ओलंपिक्स में बैडमिंटन की जाने वाली है उसके लिए हमारे विश्वविद्यालय को चयनित किया, और लगातार वो हमारे जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने के जो हमारे विश्वविद्यालय में आए, हम उनकी पूरी सुविधा का ध्यान रख रहे हैं, और जब वो जाएं और जीते मेडल तो हमारे विश्वविद्यालय को भी उसका थोड़ा श्रेय जरूर दें। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हम सब प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी हो सके नए भवनों की तैयारी हो। हॉस्टल के बारे में एक प्रस्ताव गया है, गर्ल्स हॉस्टल के बारे में, मुझे लगता है कि जल्दी उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। और जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं इनके मेंटेनेंस और इसके रख रखाव के लिए हम सब तत्पर हैं, उसको लगे हुए हैं। उसके लिए जो भी आवश्यक कदम है उसको उठा रहे हैं। थोड़ा जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो करने में थोड़ा समय लगता है, पर निश्चित रूप से हम कटिबद्ध हैं कि हम इस काम को करेंगे, और जल्दी ही जहाँ भी आवश्यकता है मेंटेनेंस, रिनोवेशन की और नए बिल्डिंग्स को क्रिएट करने की, उस पर हम सब लग के जरूर उस पर काम जल्दी ही शुरू कर देंगे। कैंपस प्लेसमेंट की दृष्टि से हमारा डायरेक्टरेट ऑफ प्लेसमेंट अच्छा काम कर रहा है। अच्छे विद्यार्थी प्लेस्ड हुए हैं और अच्छे कंपनीज में 7 लाख से 12 लाख के पैकेज के बीच में जो मुझको इन्फॉर्मेशन है, और उसमें अच्छे प्रतिष्ठित कंपनियां TCS है, विप्रो है, HCL है, टेक महिंद्रा है, ऐसे कई कंपनियां हैं जिसमें हमारे विद्यार्थी जा रहे हैं और उनको लिया जा रहा है और अपने आप को वहाँ पे प्रूव कर रहे हैं कि हम विश्वविद्यालय के होनहार छात्र हैं। इसी के क्रम में सारे विश्वविद्यालयों की तरह से हमारे विश्वविद्यालय एक अलग प्रकृति का है। सारे विश्वविद्यालय एकेडमिक्स और रिसर्च तक सीमित रहते हैं, पर हमारे यहाँ एकेडमिक, रिसर्च प्लस सर्विस का भी एक कंपोनेंट है, और उसके माध्यम से हम जनता की भी सेवा करते हैं। और वो उसके जो मूल में है वो आर्टिफिशियल रिसर्च, आर्टिफिशियल